अध्याय 7। 2:15 पर मुझे डूबने का भयानक एहसास हुआ और मैं नींद से जाग गया। मैं चादरों के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सपने की शक्ति से भारी, गीले समुद्री शैवाल में तब्दील हो गया। मैं अपने ऊपर हल्के पानी की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, किसी चीज ने मुझे टखने से पकड़ लिया और मुझे गहरे पानी में खींच लिया। बुरे सपनों के साथ हमेशा की तरह मैं चौंक कर जाग गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मुझे किसने पकड़ा था। कई मिनट तक मैं बेसुध पड़ा रहा। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मेरा दिल धड़क रहा था जो मेरी पसलियों के पिंजरे तक गूंज रहा था। धीरे धीरे मैं उठ गया। एक सफेद चेहरा खिड़की से मुझे काली, खोखली आंखों से घूर रहा था। मुझे बहुत देर हो गई थी कि मुझे एहसास हुआ कि यह शीशे में सिर्फ मेरा प्रतिबिंब था। मैं मुश्किल से बाथरूम तक पहुंच पाया और बीमार हो गया। फिर मैंने अगले 30 मिनट ठंडे टाइल वाले फर्श पर गेंद की तरह सिकुड़े हुए बिताए, मैथ्यू क्लेयरमोंट और दूसरे को दोषी ठहराते हुए, अपनी बेचैनी के लिए जीव जंतुओं को इकट्ठा करते हुए। आखिरकार मैं वापस बिस्तर पर आ गया और कुछ घंटों तक सोया। भोर में मैंने खुद को रोइंग गियर में खींच लिया। जब मैं लॉज में पहुंचा तो दरबान ने मुझे आश्चर्य से देखा। आप इस समय कोहरे में बाहर नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर? बिशप, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सिरों पर मोमबत्ती जला रहे हैं, अगर आपको मेरी बात से ऐतराज न हो। क्या एक अच्छा सीन बेहतर विचार नहीं होगा? नदी कल भी वहीं रहेगी। फ्रेड की सलाह पर विचार करने के बाद मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे इससे बेहतर महसूस होगा। वह संदिग्ध लग रहा था। और छात्र इस सप्ताहांत वापस आ रहे हैं। फुटपाथ नमी से चिकना था, इसलिए मैं मौसम और अपनी थकान का ध्यान रखते हुए सामान्य से अधिक धीमी गति से दौड़ा। मार्ग मुझे ओनियल कॉलेज से होते हुए मेटन और कॉर्पस क्रिस्टी के बीच ऊंचे, काले लोहे के गेट तक ले गया। नदी के किनारे के घास के मैदानों में लोगों को जाने से रोकने के लिए उन्हें शाम से सुबह तक बंद रखा जाता था, लेकिन जब आप ऑक्सफोर्ड में नाव चलाते थे तो सबसे पहली चीज जो आप सीखते थे वह थी कि उन्हें कैसे पार किया जाए। मैंने उन्हें आसानी से पार कर लिया। नाव को पानी में डालने की जानी पहचानी रस्म ने अपना काम कर दिया। जब नाव घाट से निकलकर कोहरे में चली गई, तब तक मैं लगभग सामान्य महसूस कर रहा था। जब कोहरा होता है तो नाव चलाना और भी ज्यादा उड़ान भरने जैसा लगता है। हवा पक्षियों और कारों की सामान्य आवाज़ों को दबा देती है और पानी में चप्पूओं की हल्की आवाज़ और नाव की सीटों की आवाज़ को बढ़ा देती है। जब आपको दिशा दिखाने के लिए कोई तटरेखा और परिचित स्थल नहीं होते, तो आपके पास अपने अंतर्ज्ञान के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। मैं नाव में एक सहज, झूलती लय में आ गया। मेरे कान और आंखें मेरी कारों की आवाज़ में होने वाले थोड़े से बदलाव पर ध्यान दे रहे थे जो मुझे बता रहे थे कि मैं किनारे की छाया के बहुत करीब पहुंच गया हूं, जो किसी दूसरी नाव के आने का संकेत देती थी। कोहरा इतना घना था कि मैंने वापस मुड़ने के बारे में सोचा, लेकिन नदी के लंबे, सीधे हिस्से की संभावना बहुत आकर्षक थी। तवेम से कुछ ही दूर मैंने सावधानी से नाव को मोड़ दिया। दो नाविक नीचे की ओर चल रहे थे और बम्प्स के नाम से जानी जाने वाली रेसिंग की अजीबोगरीब ऑक्सब्रिज शैली को जीतने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतियों के बारे में गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। क्या आप मुझसे आगे जाना चाहते हैं? मैंने पुकारा। जरूर, तुरंत जवाब आया। दोनों ने बिना रुके आगे निकल गए। उनकी गाड़ियों की आवाज़ धीमी हो गई। मैंने नाव से वापस नावघर की ओर जाने और इसे बंद करने का फैसला किया। यह एक छोटा वर्कआउट था, लेकिन कम नींद की मेरी लगातार तीसरी रात की जकड़न कम हो गई थी। उपकरण रख दिए, मैंने बोट हाउस को बंद कर दिया और धीरे धीरे शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। उस समय सुबह सुबह कोहरे में बहुत शांति थी और जगह पीछे हट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, कल्पना करते हुए कि मैं कहीं नहीं था, न ऑक्सफोर्ड में, न ही किसी ऐसी जगह पर जिसका कोई नाम हो। जब मैंने उन्हें खोला तो मेरे सामने एक काली आकृति उभरी हुई थी। मैं डर के मारे कांप उठा। आकृति मेरी ओर बढ़ी और मेरे हाथों ने सहज रूप से खतरे को टाल दिया। डायना, मुझे बहुत खेद है। मुझे लगा कि तुमने मुझे देख लिया है। ये मैथ्यू क्लेयरमोंट था। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था।
मैं अपनी आंखें बंद करके चल रहा था। मैंने अपनी ऊन की गर्दन पकड़ी और वह थोड़ा पीछे हट गया। मैंने खुद को एक पेड़ के सहारे टिकाया जब तक कि मेरी सांस धीमी नहीं हो गई। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? क्लेयरमोंट ने मेरे दिल की धड़कन रुक जाने पर पूछा। नहीं, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मैं कोहरे में नदी पर क्यों हूँ, जबकि पिशाच, दानव और चुड़ैलें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं कोई व्याख्यान सुनने के लिए तैयार नहीं था इस समय, तो बिल्कुल नहीं। नहीं, उसकी आवाज में तीखापन था। हालांकि यह एक बढ़िया सवाल है। मैं ये पूछने जा रहा था कि आप अपनी आंखें बंद करके क्यों चलते हैं। मैं हंसा। तुम्हें क्या नहीं पता? मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। पिशाचों में केवल 5 इंद्रियां होती हैं। हमें लगता है कि उन सभी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इसमें कोई जादू नहीं है, मैथ्यू। यह एक ऐसा खेल है जिसे मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। इसने मेरी मौसी को पागल कर दिया था। मैं हमेशा घर आता था, झाड़ियों और पेड़ों से टकराने के कारण पैरों में चोट और खरोंचें। पिशाच विचारशील लग रहा था। उसने अपने स्लेट ग्रे पतलून की जेबों में हाथ डाला और कोहरे में दूर तक देखने लगा। आज उसने एक नीला ग्रे स्वेटर पहना हुआ था जिससे उसके बाल गहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने कोट नहीं पहना था। मौसम को देखते हुए यह एक आश्चर्यजनक चूक थी। अचानक खुद को अस्त व्यस्त महसूस करते हुए मैंने चाहा कि मेरी नौकायन चड्डी में नाव के रस्सियों पर फंसने से बाईं जांघ के पीछे छेद न हो। इस मॉर्निंग में आपकी पंक्ति कैसी रही? क्लेयरमोंट ने अंत में पूछा, जैसे कि उसे पहले से पता न हो। वो मॉर्निंग टहलने के लिए बाहर नहीं गया था। अच्छा, मैंने संक्षेप में कहा। इस समय यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। नहीं, लेकिन मुझे तब अच्छा लगता है जब नदी में भीड़ नहीं होती। क्या इस तरह के मौसम में नाव चलाना जोखिम भरा नहीं है, जब बाहर बहुत कम लोग हों? उसका स्वर नर्म था, और अगर वो मेरी हर हरकत पर नजर रखने वाला पिशाच न होता, तो मैं उसकी पूछताछ को बातचीत का एक अजीब प्रयास समझ सकता था। जोखिम भरा कैसे? यदि कुछ घटित हो तो संभव है कि कोई भी उसे न देख सके। मैं नदी पर पहले कभी नहीं डरा था, लेकिन उसकी बात में दम था। फिर भी मैंने उसे अनदेखा कर दिया। छात्र सोमवार को यहाँ आएंगे। जब तक शांति है, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। क्या सत्र वास्तव में अगले सप्ताह से शुरू होगा? क्लेयरमोंट वास्तव में आश्चर्यचकित लग रहा था। आप संकाय में हैं, है ना? मैं हंसा। तकनीकी रूप से, लेकिन मैं वास्तव में छात्रों को नहीं देखता। मैं यहाँ अनुसंधान क्षमता से अधिक हूँ। उसका मुंह कस गया। उसे हंसी का पात्र बनना पसंद नहीं था। बहुत बढ़िया होगा। मैंने अपनी 300 सीटों वाली परिचयात्मक व्याख्यान कक्षा और उन सभी उत्सुक नए छात्रों के बारे में सोचा। ये शांत है। मेरी प्रयोगशाला के उपकरण मेरे लंबे समय के बारे में सवाल नहीं पूछते। और मेरे पास डॉक्टर शैपर्ड और एक अन्य सहायक, डॉक्टर विटमोर हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से अकेला नहीं हूँ। वहाँ नमी थी और मुझे ठंड लग रही थी। इसके अलावा मटर सूप के अंधेरे में एक पिशाच के साथ सुखद बातचीत करने में कुछ अस्वाभाविक था। मुझे वास्तव में घर जाना चाहिए। क्या आप सवारी करना चाहेंगे? 4 दिन पहले मैं पिशाच से घर वापस आने के लिए सवारी स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस पल यह एक बेहतरीन विचार लग रहा था। इसके अलावा इसने मुझे ये पूछने का अवसर दिया कि एक जैव रसायनज्ञ 17वीं सदी के किमियागर मैनसन पिटी में क्यों दिलचस्पी ले सकता है। जरूर, मैंने कहा। क्लेयरमोंट की शर्मीली, प्रसन्न नज़र पूरी तरह से निहत्थी थी। मेरी कार पास में खड़ी है, उसने क्राइस्ट चर्च कॉलेज की दिशा में इशारा करते हुए कहा। हम कुछ मिनटों तक चुपचाप चलते रहे, धूसर कोहरे और अकेले होने की अजीबता, चुड़ैल और पिशाच में लिपटे हुए। उसने जानबूझकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने कदम छोटे कर लिए, और वह लाइब्रेरी की तुलना में बाहर ज्यादा आराम से लग रहा था। क्या यह आपका कॉलेज है? नहीं, मैं कभी यहाँ का सदस्य नहीं रहा। जिस तरह से उसने ये कहा, उससे मुझे आश्चर्य हुआ कि वह किन कॉलेजों का सदस्य रहा होगा। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उसका जीवन कितना लंबा था। कभी कभी वह ऑक्सफोर्ड जितना ही पुराना लगता था। डायना, क्लेयरमोंट रुक गया था। हम
मैं कॉलेज के पार्किंग क्षेत्र की ओर जाने लगा था। यह इस तरफ है, उन्होंने विपरीत दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। मैथ्यू मुझे एक छोटी सी दीवार वाली जगह पर ले गया। एक छोटी सी काली जगुआर एक चमकीले पीले रंग के बोर्ड के नीचे खड़ी थी जिस पर लिखा था कि यहाँ पार्किंग करना बिल्कुल मना है। कार के रियरव्यू मिरर पर जॉन रेडिक्लिफ हॉस्पिटल का परमिट लटका हुआ था। देखो, मैंने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कहा। आप जहां चाहें वहां पार्क कर सकते हैं। मैथ्यू ने रक्षात्मक ढंग से कहा, आमतौर पर जब पार्किंग की बात आती है तो मैं एक अच्छा नागरिक होता हूं, लेकिन इस महीने के मौसम ने सुझाव दिया कि एक अपवाद बनाया जा सकता है। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए मेरे चारों ओर एक लंबा हाथ बढ़ाया। जगुआर एक पुराना मॉडल था, जिसमें बिना चाबी के प्रवेश और नेविगेशन सिस्टम की नवीनतम तकनीक नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह अभी अभी शोरूम के फर्श से लुढ़क कर आया हो। उसने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चढ़ गया। कारमेला रंग का चमड़े का असबाब मेरे शरीर पर फिट हो गया। मैं इतनी आलीशान कार में कभी नहीं बैठा था। सारा के पिशाचों के बारे में सबसे बुरे संदेह की पुष्टि हो जाती अगर उसे पता होता कि वे जगुआर चलाते हैं, जबकि वो टूटी फूटी बैंगनी होंडा सिविक चला रही थी जो भुने हुए बैंगन के भूरे लवेंडर रंग में ऑक्सीकृत हो गई थी। क्लेयरमोंट क्राइस्ट चर्च के गेट तक ड्राइव करते हुए आगे बढ़ा, जहां वह सुबह सुबह डिलीवरी ट्रकों, बसों और साइकिलों से भरे ट्रैफिक में खुलने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम नाश्ता करना चाहोगे इससे पहले कि मैं तुम्हें घर ले जाऊं? उसने पॉलिश किए हुए स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए लापरवाही से पूछा। तुम इतनी कसरत के बाद भूख लगी होगी। ये दूसरा भोजन था जिसे क्लेयरमोंट ने मुझे उसके साथ साझा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। क्या ये पिशाचों की हरकत थी? क्या उन्हें दूसरे लोगों को खाते हुए देखना पसंद था? पिशाचों और खाने के संयोजन ने मेरे दिमाग को पिशाचों की आहार संबंधी आदतों के प्रति आकर्षित किया। ग्रह पर हर कोई जानता था कि पिशाच मानव रक्त पर पलते थे, लेकिन क्या वे केवल यही खाते थे? अब मुझे यकीन नहीं था कि पिशाच के साथ कार में घूमना एक अच्छा विचार था। मैंने अपने ऊनी स्वेटर की गर्दन को जिप किया और दरवाजे के करीब 1 इंच आगे बढ़ गया। डायना, उसने पूछा। मैं खा सकता हूँ, मैंने झिझकते हुए स्वीकार किया, और मैं चाय के लिए जान भी दे सकता हूँ। उसने सिर हिलाया, उसकी नज़र फिर से ट्रैफिक पर थी। मुझे ये जगह पता है। क्लेयरमोंट पहाड़ी पर चढ़ गया और हाई स्ट्रीट से नीचे दाईं ओर मुड़ गया। हम क्वींस कॉलेज में गुंबद के नीचे खड़ी जॉर्ज द्वितीय की पत्नी की मूर्ति के पास से गुजरे, फिर ऑक्सफोर्ड के वनस्पति उद्यान की ओर बढ़े। कार की शांत सीमा ने ऑक्सफोर्ड को पहले से कहीं ज्यादा अलौकिक बना दिया। हमेशा की तरह इसकी मीनारें और शिखर अचानक शांति और कोहरे से बाहर प्रकट हो गए। हमने बात नहीं की, और उसकी शांति ने मुझे एहसास कराया कि मैं कितना हिलता डुलता था, लगातार पलकें झपकाता था, सांस लेता था और खुद को फिर से व्यवस्थित करता था। क्लेयरमोंट नहीं, वो कभी पलकें नहीं झपकाता था और शायद ही कभी सांस लेता था, और स्टीयरिंग व्हील का उसका हर मोड़ या पैडल का धक्का जितना संभव हो उतना छोटा और कुशल था, जैसे कि उसके लंबे जीवन के लिए उसे ऊर्जा का संरक्षण करना आवश्यक था। मुझे फिर से आश्चर्य हुआ कि मैथ्यू क्लेयरमोंट की उम्र कितनी थी। पिशाच एक छोटी सी गली से होते हुए एक छोटे से कैफे के सामने रुका, जो स्थानीय लोगों से भरा हुआ था और खाने की प्लेटें खा रहे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग बगल की मेज़ों पर अपने पड़ोसियों से बातें कर रहे थे। वे सभी खुशी से चाय के बड़े मग पी रहे थे। मैंने कहा, मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था। यह एक गुप्त रहस्य है, उन्होंने शरारती लहजे में कहा। वे नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय के लोग माहौल खराब करें। कार का दरवाज़ा खोलने के लिए लॉ अपने आप मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं हैंडल को छू पाता, क्लेयरमोंट वहां आ गया और उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। जादू, उसने सिकुड़े हुए होंठों से उत्तर दिया। जाहिर है कि क्लेयरमोंट को ऐसी महिलाएं पसंद नहीं थीं जो अपनी कार के दरवाजे खुद खोलती थीं, ठीक उसी तरह जैसे उसे ऐसी महिलाएं पसंद नहीं थीं जो उससे बहस करती थीं। मैंने कार से बाहर निकलते हुए कहा, मैं अपना दरवाज़ा स्वयं खोलने में सक्षम हूँ।
आजकल की महिलाएं क्यों सोचती हैं कि खुद ही दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है? उन्होंने तीखी आवाज़ में कहा, क्या आप मानती हैं कि यह आपके शारीरिक दहेज का प्रमाण है? नहीं, लेकिन ये हमारी स्वतंत्रता का संकेत है। मैं अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी, उसे चुनौती दे रही थी कि वो मेरा विरोध करे और याद कर रही थी कि क्रिस ने क्लेयरमोंट के उस व्यवहार के बारे में क्या कहा था जो एक महिला के साथ हुआ था जिसने एक सम्मेलन में बहुत सारे सवाल पूछे थे। बिना कुछ कहे उसने मेरे पीछे कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और कैफ़े का दरवाज़ा खोल दिया। मैं अपनी जगह पर दृढ़ निश्चय होकर खड़ा रहा, उसके अंदर आने का इंतज़ार कर रहा था। गर्म, नम हवा के झोंके में बेकन की चर्बी और टोस्टेड ब्रेड की महक थी। मेरे मुंह में पानी आने लगा। तुम असंभव रूप से पुराने जमाने के हो, मैंने आह भरते हुए कहा, इस बात से लड़ने का फैसला नहीं किया। वो इस समय मेरे लिए दरवाजे खोल सकता है जब तक कि वो मेरे लिए गर्म नाश्ता खरीदने के लिए तैयार हो। तुम्हारे बाद, वह बुदबुदाया। अंदर घुसने के बाद हम भीड़-भाड़ वाली मेज़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। क्लेयरमोंट की त्वचा, जो कोहरे में लगभग सामान्य दिख रही थी, कैफ़े की तेज़ रोशनी में स्पष्ट रूप से पीली दिख रही थी। जब हम गुजरे तो कुछ लोग हमें घूर रहे थे। पिशाच सख्त हो गया। यह एक अच्छा विचार नहीं था, मैंने बेचैनी से सोचा क्योंकि अधिक मानवीय आंखें हमें देख रही थीं। हाय, मैथ्यू, काउंटर के पीछे से एक खुशमिजाज महिला की आवाज़ सुनाई दी। नाश्ते के लिए दो। उसका चेहरा खिल उठा। दो, मैरी। डैन कैसा है? ये शिकायत करने के लिए काफ़ी है कि वो बिस्तर पर पड़े पड़े उब गया है। मैं कहूँगा कि वह निश्चित रूप से ठीक हो रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है, क्लेयरमोंट ने कहा। क्या आप इस महिला को कुछ पैसे दे सकते हैं जब आपको मौका मिले? उसने इसके लिए जान से मारने की धमकी दी है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रिय। मैरी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। हम बिना खून खराबे के चाय परोसते हैं। उसने फोमिका काउंटर के पीछे से अपना पूरा शरीर बाहर निकाला और हमें रसोई के दरवाजे के बगल में दूर कोने में रखी एक मेज़ पर ले गई। दो प्लास्टिक से ढके हुए मेनू मेज़ पर एक थप्पड़ की तरह गिरे। तुम यहाँ से हट जाओगे, मैथ्यू। मैं स्टेफ को चाय लेकर भेज दूंगा। जब तक तुम चाहो, रुको। क्लेयरमोंट ने मुझे दीवार की ओर पीठ करके बैठाया। वह मेरे और कमरे के बाकी लोगों के बीच में बैठा था, लेमिनेटेड मेनू को एक ट्यूब में घुमा रहा था और उसे अपनी उंगलियों में धीरे धीरे खोल रहा था। दूसरों की मौजूदगी में वह स्पष्ट रूप से चिड़चिड़ा हो रहा था। पिशाच बेचैन और चिड़चिड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे वह लाइब्रेरी में था। जब हम दोनों अकेले होते थे तो वह बहुत सहज महसूस करता था। नॉर्वेजियन भेड़िए के बारे में नई जानकारी के कारण मुझे इस व्यवहार का महत्व समझ में आया। वह मेरी रक्षा कर रहा था। मैथ्यू, तुम्हें क्या लगता है कि कौन खतरा बन सकता है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मेरी आवाज़ मेरी अपेक्षा से थोड़ी ज्यादा तीखी निकली। हाँ, मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं, उन्होंने संदेह से कहा। देखो, मैंने अपनी आवाज़ को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए कहा, तुम उन्हें मुझसे दूर रखने में कामयाब हो गए हो ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। टेबल एक दूसरे के इतने पास थे कि मैं और अधिक विवरण नहीं बता सका। मैं इसके लिए आभारी हूँ। लेकिन ये कैफ़े इंसानों से भरा हुआ है। अब एकमात्र खतरा तुम्हारा उनका ध्यान आकर्षित करने से होगा। तुम आधिकारिक तौर पर ड्यूटी से मुक्त हो। क्लेयरमोंट ने अपना सिर कैश रजिस्टर की ओर झुकाया। वहाँ उस आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि तुम स्वादिष्ट दिख रहे हो। वह इसे हल्के में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ गया। मैंने अपनी हंसी दबा ली। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे काटेगा, मैंने कहा। पिशाच की त्वचा का रंग भूरा सा दिखाई देता है। मैं आधुनिक ब्रिटिश भाषा की भाषा को समझता हूँ। उसके अनुसार स्वादिष्ट एक प्रशंसा है, धमकी नहीं। क्लेयरमोंट लगातार गुस्से से भरी रही। यदि आपको जो सुनाई दे रहा है वह पसंद नहीं है, तो दूसरे लोगों की बातचीत सुनना बंद कर दीजिए। मैंने उसकी पुरुषोचित मुद्रा से अधीर होकर कहा, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। उन्होंने मामाइट का एक जार उठाते हुए कहा। मैरी का एक छोटा,
थोड़ा दुबला संस्करण एक विशाल भूरे रंग के पत्थर के बर्तन और 2 मग के साथ आया। दूध और चीनी मेज पर हैं, मैथ्यू, उसने जिज्ञासा से मेरी ओर देखते हुए कहा। मैथ्यू ने जरूरी परिचय कराया। स्टेफ, ये डायना है। वह अमेरिका से आई है। सच? क्या आप कैलिफोर्निया में रहते हैं? मैं कैलिफोर्निया जाने के लिए बेताब हूँ। नहीं, मैं कनेक्टिकट में रहता हूँ, मैंने खेदपूर्वक कहा। ये छोटे राज्यों में से एक है न? स्टेफ स्पष्ट रूप से निराश थी। हाँ, और बर्फबारी भी होती है। मुझे भी ताड़ के पेड़ और धूप बहुत पसंद है। बर्फ का जिक्र आते ही उसकी मुझमें दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म हो गई। क्या होगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने क्षमा मांगते हुए कहा और 2 तले हुए अंडे, 4 टोस्ट और कई बेकन का ऑर्डर दिया। स्टेफ, जिसने साफ तौर पर बहुत बुरा सुना था, ने बिना कोई टिप्पणी किए ऑर्डर लिख लिया और हमारा मेनू उठा लिया। क्या सिर्फ तुम्हारे लिए चाय है, मैथ्यू? उसने सहमति में सिर हिलाया। स्टेफ जब सुनने की सीमा से बाहर हो गई, तो उसने मेज के दूसरी ओर झुककर पूछा, क्या वे तुम्हारे बारे में जानते हैं? क्लेयरमोंट आगे की ओर झुका, उसका चेहरा मुझसे 1 फुट दूर था। इस पल उसकी खुशबू मीठी लग रही थी, जैसे कि ताज़ा तोड़ी गई कैमेशन। मैंने गहरी सांस ली। वे जानते हैं कि मैं थोड़ा अलग हूँ। मैरी को शायद संदेह हो कि मैं थोड़ा अलग हूँ, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि मैंने डैन की जान बचाई है, इसलिए उसने तय किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसके पति को कैसे बचाया? पिशाचों का काम इंसानों की जान लेना होता है, उन्हें बचाना नहीं। मैंने उन्हें रेडिक्लिफ में रोटेशन पर देखा था, जब उनके पास स्टाफ की कमी थी। मैरी ने एक कार्यक्रम देखा था जिसमें स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में बताया गया था, और जब उनके पति ने संघर्ष करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया। उनके बिना वह मर चुके होते या गंभीर रूप से अक्षम हो चुके होते। लेकिन वह सोचती है कि तुमने डैन को बचाया है। पिशाच की तीखी गंध से मुझे चक्कर आ रहा था। मैंने चायदानी से ढक्कन उठाया, कार्नेशन की सुगंध की जगह काली चाय की तीखी गंध आ रही थी। मैरी ने उसे पहली बार बचाया था, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी दवा पर हल्का असर हुआ। मैंने आपको बताया था कि वह चौकस है। जब उसने अपनी चिंताएं एक चिकित्सक के पास रखीं, तो उसने उन्हें दरकिनार कर दिया। उसने सब कुछ सुन लिया और हस्तक्षेप किया। क्या आप अक्सर मरीजों को देखते हैं? मैंने हम में से हर एक के लिए एक मग में इतनी तेज चाय डाली कि आप उसमें 1 चम्मच भी डाल सकते थे। जॉन रेडिक्लिफ के वार्ड में बीमार और घायल लोगों के बीच घूम रहे पिशाच के विचार से मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। नहीं, उन्होंने चीनी के बर्तन से खेलते हुए कहा, केवल तभी जब कोई आपात स्थिति हो। 1 मग को उसकी ओर धकेलते हुए मैंने अपनी नज़र चीनी पर टिका दी। उसने मुझे वह दिया। मैंने अपनी चाय में ठीक आधा चम्मच चीनी और आधा कप दूध डाला। ये वैसा ही था जैसा मुझे पसंद था, टार की तरह काला। कड़वेपन को कम करने के लिए थोड़ी चीनी, फिर इतना दूध कि यह स्टू जैसा न लगे। ये सब करने के बाद मैंने मिश्रण को घड़ी की दिशा में हिलाया। जैसे ही अनुभव ने मुझे बताया कि यह मेरी जीभ को नहीं जलाएगा, मैंने एक घूंट लिया। बढ़िया। पिशाच मुस्कुरा रहा था। क्या? मैंने पूछ लिया। मैंने पहले कभी किसी को चाय को इतनी बारीकी से लेते नहीं देखा। तुम्हें गंभीर रूप से शराब पीने वालों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उसमें चीनी और दूध डालने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगा सको। उसका भाप से भरा मग उसके सामने अछूता पड़ा था। मैं समझ गया तुम्हें अपना काला पसंद है। चाय वास्तव में मेरी पसंद नहीं है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। तुम्हारा पे क्या है? जैसे ही मेरे मुंह से यह सवाल निकला, मैंने चाहा कि मैं उसे वापस बुला सकूं। उसका मूड मनोरंजन से लेकर गुस्से में बदल गया। तुम्हें पूछना ही पड़ेगा, उसने तीखे स्वर में कहा। इस सवाल का जवाब तो इंसान भी जानते हैं। मुझे खेद है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मग को पकड़ लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने चुपचाप चाय पी। हम दोनों ने ऊपर देखा, तभी स्टेफ ग्रिल्ड ब्रेड से भरा टोस्ट, राक और अंडे और बेकन से भरी प्लेट लेकर आई।
माँ को लगा कि तुम्हें सब्जियाँ चाहिए, स्टेफ ने बताया जब नाश्ते के साथ तली हुई मशरूम और टमाटरों का ढेर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा कि तुम मौत की तरह लग रहे हो। धन्यवाद, मैंने कहा। मेरी उपस्थिति के बारे में मैरी की आलोचना ने अतिरिक्त भोजन के लिए मेरी प्रशंसा को कम नहीं किया। जब मैंने कांटा उठाया और प्लेट की ओर बढ़ाया तो स्टेफ मुस्कुराए और क्लेयरमोंट ने भी मुझे हल्की सी मुस्कान दी। सब कुछ गरम और सुगंधित था, तली हुई सतह और पिघलती हुई, कोमल अंदरूनी सतह का सही अनुपात था। मेरी भूख शांत हो गई। मैंने टोस्ट रैक पर एक व्यवस्थित हमला शुरू किया, ठंडे टोस्ट का पहला त्रिकोण उठाया और उसकी सतह पर मक्खन रगड़ा। पिशाच ने मुझे उसी तीव्र ध्यान से खाते हुए देखा जैसे उसने मुझे चाय बनाते हुए देखा था। तो फिर विज्ञान क्यों? मैंने टोस्ट को मुंह में डालते हुए पूछा ताकि उसे जवाब देना पड़े। इतिहास क्यों? उसकी आवाज में नकारात्मकता थी, लेकिन वह मुझे इतनी आसानी से टालने वाला नहीं था। पहले आप, मुझे लगता है मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसने मेज की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा। वह चीनी के जार और नीले कृत्रिम स्वीटनर पैकेटों की एक अंगूठी से एक खैनुमा महल बना रहा था। मैं उसकी व्याख्या और अगाथा द्वारा मुझे एक दिन पहले एशमोल 782 के बारे में बताई गई बातों के बीच समानता देखकर स्तब्ध रह गया। ये सवाल दार्शनिकों के लिए है, वैज्ञानिकों के लिए नहीं। मैंने अपनी उलझन छिपाने के लिए अपनी उंगली से मक्खन की एक बूंद चूस ली। उसकी आंखों में अचानक क्रोध की एक और लहर चमक उठी। तुम सच में यह नहीं मानते कि वैज्ञानिकों को इस बात की परवाह नहीं है कि क्यों? वे पहले क्यों में रुचि रखते थे, मैंने स्वीकार किया, उस पर सतर्क नजर रखते हुए। उसके मूड में अचानक बदलाव बिल्कुल भयावह थे। अब ऐसा लगता है कि वे केवल इस सवाल से चिंतित हैं कि शरीर कैसे काम करता है, ग्रह कैसे चलते हैं। क्लेयरमोंट ने नाक भान सिकोड़ी। अच्छे वैज्ञानिक नहीं। उसके पीछे खड़े लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए, और वह घबरा गया। अगर वे मेज पर चढ़ने का फैसला करते तो तैयार रहता। और आप एक अच्छे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मेरे आकलन को बिना किसी टिप्पणी के स्वीकार कर लिया। किसी दिन आपको मुझे तंत्रिका विज्ञान, डीएनए अनुसंधान, पशु व्यवहार और विकास के बीच के संबंध को समझाना होगा। वे स्पष्ट रूप से एक साथ फिट नहीं होते हैं। मैंने टोस्ट का एक और निवाला लिया। क्लेयरमोंट की बाईं भौं उसके सिर के बालों की ओर उठी। आप अपनी वैज्ञानिक पत्रिकाओं पर ध्यान दे रहे हैं, उसने तीखे स्वर में कहा। मैंने कंधे उचका दिए। तुम्हें अनुचित लाभ मिला। तुम्हें मेरे काम के बारे में सब पता था। मैं तो बस खेल का मैदान बराबर कर रहा था। उसने कुछ ऐसा कहा जो फ्रेंच लग रहा था। मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय था। उसने अंग्रेजी में सपाट ढंग से उत्तर दिया, अपने महल के चारों ओर खाई को स्वीटनर पैकेटों के एक और घेरे से बड़ा करते हुए। उनके बीच कोई संबंध नहीं है। झूठा, मैंने धीरे से कहा। आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे आरोप ने क्लेयरमोंट को क्रोधित कर दिया, लेकिन परिवर्तन की गति ने मुझे अभी भी चौंका दिया। यह एक अनुस्मारक था कि मैं एक ऐसे प्राणी के साथ नाश्ता कर रहा था जो घातक हो सकता है। तो फिर मुझे बताओ कि इसका क्या संबंध है, उसने दांत पीसते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है, मैंने सच्चाई से कहा। कुछ तो है जो उन सभी को एक साथ जोड़े हुए है, एक सवाल जो आपकी शोध रुचियों को जोड़ता है और उन्हें अर्थ देता है। एकमात्र अन्य स्पष्टीकरण यह है कि आप एक बौद्धिक मैगपाई हैं, जो हास्यास्पद है, ये देखते हुए कि आपका काम कितना उच्च माना जाता है, या शायद आप आसानी से ऊब जाते हैं। आप बौद्धिक ऊब से ग्रस्त व्यक्ति नहीं लगते। वास्तव में इसके ठीक विपरीत। क्लेयरमोंट ने मुझे तब तक देखा जब तक कि चुप्पी असहज नहीं हो गई। मेरा पेट भोजन की मात्रा से शिकायत करने लगा था। मुझे उम्मीद थी कि यह इसे अवशोषित कर लेगा। मैंने ताज़ा चाय डाली और उसके बोलने का इंतजार करते हुए इसे ठीक किया। एक चुड़ैल होने के बावजूद भी तुम चौकस हो। पिशाच की आंखों में प्रशंसा के भाव थे। मैथ्यू, पिशाची एकमात्र प्राणी नहीं हैं जो शिकार कर सकते हैं। नहीं, हम सभी कुछ न कुछ शिकार करते हैं, है न डायना? वह मेरे नाम पर कुछ देर रुका। अब मेरी बारी है। इतिहास क्यों? तुमने मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं।
और मैंने अभी तक उससे अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछा था। उसने अपना सिर दृढ़ता से हिलाया और मैंने अपनी ऊर्जा को जानकारी निकालने से हटाकर क्लेयरमोंट द्वारा उसे प्राप्त करने के प्रयासों से खुद को बचाने में लगा दिया। पहले तो मुझे लगता है कि यह इसकी साफ सफाई थी। मेरी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से अनिश्चित लग रही थी। अतीत इतना पूर्वानुमानित लग रहा था, मानो वहाँ जो कुछ भी हुआ वह आश्चर्यजनक नहीं था। ये बात ऐसे कही जा रही है जैसे कोई वहाँ मौजूद ही न हो, पिशाच ने सूखी आवाज में कहा। मैं हंसा। मुझे ये बात जल्द ही पता चल गई, लेकिन शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसरों ने अतीत को एक सुडौल कहानी बना दिया था, जिसमें शुरुआत, बीच और अंत था। सब कुछ तार्किक और अपरिहार्य लगता था। उनकी कहानियों ने मुझे आकर्षित किया और बस किसी अन्य विषय में मेरी रुचि नहीं थी। मैं इतिहासकार बन गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही आपने यह पाया हो कि मनुष्य अतीत या वर्तमान तार्किक नहीं है। इतिहास तभी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब ये कम साफ सुथरा हो जाता है। जब भी मैं अतीत से कोई किताब या दस्तावेज उठाता हूँ, तो मैं सैकड़ों साल पहले रहने वाले लोगों के साथ लड़ाई में होता हूँ। उनके अपने रहस्य और जुनून हैं, वे सभी चीजें जो वे नहीं बताएंगे या नहीं बता सकते। उन्हें खोजना और समझाना मेरा काम है। क्या होगा यदि आप ऐसा ना कर सकें? क्या होगा यदि वे स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दें? ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने उसके सवाल पर विचार करने के बाद कहा। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको बस एक अच्छा श्रोता बनना है। कोई भी वास्तव में रहस्य नहीं रखना चाहता, यहाँ तक कि मृत व्यक्ति भी नहीं। लोग हर जगह सुराग छोड़ जाते हैं और यदि आप ध्यान दें तो आप उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, तो आप जासूस के रूप में इतिहासकार हैं? हाँ, बहुत कम जोखिम के साथ। मैं अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, ये सोचते हुए कि साक्षात्कार समाप्त हो गया है। उन्होंने आगे कहा, तो फिर विज्ञान का इतिहास क्यों? महान मस्तिष्कों की चुनौती, मैं समझता हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं बकवादी न लगूं, नहीं वाक्य के अंत में अपनी आवाज़ को प्रश्न में बदलने दूं, और दोनों ही मामलों में असफल रहा। क्लेयरमोंट ने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे अपने खंदक वाले महल को अलग करना शुरू कर दिया। सामान्य बुद्धि ने मुझे चुप रहने को कहा, लेकिन मेरे अपने रहस्यों की उलझी हुई डोरियां ढीली पड़ने लगीं। मैं जानना चाहता था कि मनुष्य दुनिया के बारे में ऐसा नजरिया कैसे बना पाए जिसमें इतना कम जादू है। मैंने अचानक कहा, मुझे ये समझने की ज़रूरत थी कि उन्होंने खुद को कैसे समझा लिया कि जादू महत्वपूर्ण नहीं है। पिशाच की ठंडी ग्रे आंखें मेरी ओर उठीं। क्या तुम्हें पता चल गया? हाँ और नहीं, उन्होंने कहा। मैंने देखा कि उन्होंने किस तर्क का इस्तेमाल किया, और प्रयोगात्मक वैज्ञानिकों द्वारा हजारों कटों की मौत ने धीरे धीरे इस विश्वास को खत्म कर दिया कि दुनिया एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, जादुई जगह है। हालांकि अंततः वे असफल हो गए। जादू वास्तव में कभी खत्म नहीं हुआ। ये चुपचाप लोगों के लिए इंतजार करता रहा। जब उन्हें विज्ञान की कमी महसूस हुई तो कीमिया, उन्होंने कहा। नहीं, मैंने विरोध किया। रसायन विद्या प्रायोगिक विज्ञान के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक है। शायद, लेकिन आप यह नहीं मानते कि कीमिया जादू से रहित है। मैथ्यू की आवाज़ निश्चित थी। मैंने आपका काम पढ़ा है। आप भी इसे पूरी तरह से दूर नहीं रख सकते। तो फिर यह विज्ञान और जादू का मिश्रण है, या फिर जादू और विज्ञान का मिश्रण, अगर आप चाहें तो। आप किसको पसंद करते हैं? मुझे यकीन नहीं है, मैंने रक्षात्मक ढंग से कहा। धन्यवाद। क्लेयरमोंट के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि मेरे लिए इस बारे में बात करना कितना मुश्किल था। आपका स्वागत है। मुझे लगता है। मैंने अपनी आंखों से बाल पीछे धकेले, थोड़ा कांपते हुए। क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? उसकी आंखें सतर्क थीं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। आप मेरे काम में क्यों रुचि रखते हैं कीमिया में? उसने लगभग जवाब नहीं दिया, सवाल को एक तरफ टालने के लिए तैयार था, फिर पुनर्विचार किया। मैंने उसे एक रहस्य बता दिया था। अब यह उसका पेट था। कीमियागर भी जानना चाहते थे कि हम यहाँ क्यों हैं।
क्लेयरमोंट सच कह रहा था, ये तो मैं समझ सकता था, लेकिन इससे मुझे एशमो 782 में उसकी दिलचस्पी को समझने में कोई मदद नहीं मिली। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो मैं तुम्हें वापस कॉलेज ले जाऊंगा। तुम्हें लाइब्रेरी जाने से पहले गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मुझे नहाने की ज़रूरत है। मैं खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को मोड़ते हुए अपनी पुरानी जकड़न को कम करने की कोशिश करने लगा। और मुझे आज रात योगा जाना है। मैं डेस्क पर बैठकर बहुत ज्यादा समय बिताता हूँ। पिशाच की आंखें चमक उठी। तुम योगाभ्यास करते हो? इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैंने जवाब दिया। मुझे ये क्रिया और ध्यान बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ये नाव चलाने का तरीका है, गति और ध्यान का संयोजन। मेरे गाल लाल हो गए। वो नदी पर भी मुझे उतनी ही बारीकी से देख रहा था जितनी लाइब्रेरी में देखता था। क्लेयरमोंट ने 20 पाउंड का नोट टेबल पर रखा और मैरी की तरफ हाथ हिलाया। उसने भी हाथ हिलाया और उसने मेरी कोहनी को हल्के से छुआ और मुझे टेबल और बचे हुए कुछ ग्राहकों के बीच ले गया। तुम किसके साथ क्लास लेती हो? कार का दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बैठाने के बाद उन्होंने पूछा। मैं हाई स्ट्रीट पर उस स्टूडियो में जाता हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा शिक्षक नहीं मिला है जो मुझे पसंद हो, लेकिन ये पास ही है और भिखारी लोग चुनाव नहीं कर सकते। न्यू हेवन में कई योग स्टूडियो थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड पीछे था। पिशाच ने कार में बैठकर चाबी घुमाई और पास के ड्राइववे पर कार को पीछे की ओर मुड़कर शहर की ओर चल दिया। उन्होंने विश्वास से कहा, आपको वहाँ वह क्लास नहीं मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। क्या आप भी योग करते हैं? मैं उनके विशाल शरीर को योगाभ्यास के माध्यम से घुमाते हुए देखकर मोहित हो गया। कुछ, उन्होंने कहा, अगर तुम कल मेरे साथ योगा करना चाहोगी तो मैं तुम्हें 6 बजे हर्टफोर्ड के बाहर से ले जा सकता हूँ। आज शाम को तुम्हें शहर के स्टूडियो में जाना होगा, लेकिन कल तुम अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगी। तुम्हारा स्टूडियो कहाँ है? मैं फ़ोन करके देखता हूँ कि आज रात को कोई क्लास है या नहीं। क्लेयरमोंट ने अपना सिर हिलाया। वे आज रात नहीं खुलेंगे, केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार शाम को। ओह, मैंने निराश होकर कहा, कक्षा कैसी है? आप देखेंगे। मेरा वर्णन करना कठिन है। वह मुस्कुराने से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि हम लॉज में पहुंच चुके थे। फ्रेड ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा कि गेट के अंदर कौन खड़ा है। रेडिक्लिफ टैग देखा और ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि क्या हो रहा है। क्लेयरमोंट ने कार से छलांग लगा दी। बाहर आकर मैंने फ्रेड को हाथ हिलाकर नमस्कार किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे नाश्ता बहुत पसंद आया। चाय और साथ के लिए शुक्रिया। किसी भी समय, उसने कहा। मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगा। क्लेयरमोंट के दूर जाते ही फ्रेड ने सीटी बजाई। अच्छी कार है, डॉक्टर बिशप। आपके दोस्त। सुरक्षा के लिए कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में जितना संभव हो सके उतना जानना उसका काम था, साथ ही उस बेबाक जिज्ञासा को संतुष्ट करना भी जो एक कुली के काम का हिस्सा था। मुझे लगता है ऐसा ही होगा, मैंने सोच विचार कर कहा। अपने कमरे में मैंने अपना पासपोर्ट केस निकाला और अमेरिकी मुद्रा के अपने भंडार से $10 का नोट निकाला। मुझे लिफाफा खोजने में कुछ मिनट लगे। नोट के बिना नोट को अंदर डालने के बाद मैंने इसे क्रिस को संबोधित किया। सामने बड़े अक्षरों में एयरमेल लिखा और ऊपरी कोने में आवश्यक डाक शुल्क चिपका दिया। क्रिस मुझे कभी यह भूलने नहीं देगा कि उसने ये शर्त जीत ली है। कभी नहीं।